नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल एग्जाम प्रेप लिखने से जीतने। अभी तक जितनी भी चीज़ें हम आप लोगों को पढ़ाते चले आए हैं, ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आप लोगों को नई नई लगी होंगी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आप लोगों की आपकी दृष्टि में बहुत खराब लगी होंगी और ये भी लगा होगा अरे गुरु जी पता नहीं क्या क्या पढ़ा रहे हैं। तो भाई साहब आप सुन लीजिए, जितना भी है मैं सिर्फ यूपी टेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ। पिछली कई वीडियो में मैंने इस चीज़ की चर्चा की है और आज फिर मैं आप लोगों को बता दूं। और दूसरी चीज़ ये है कि आप मान के चलिए कि आगे जितना कुछ भी आपको मटेरियल मिलने वाला है वो यूपी टेट से लेकर सुपर टेट की दृष्टि में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के जो कॉल लेटर्स हैं, एडमिट कार्ड्स हैं, वो डाउनलोड हो चुके हैं आज से, और आप लोग अपने अपने एडमिट कार्ड्स डाउनलोड कर लीजिए। और दूसरी चीज़ ये है कि राजस्थान के जो फर्स्ट ग्रेड टीचर और सेकंड ग्रेड टीचर की वैकेंसी आई हुई है, लगभग 32,000 वैकेंसी हैं। आप लोग एलिजिबल होंगे, जो डीएलएड वाले हैं वो भी एलिजिबल हैं, जो बीएड वाले हैं वो भी एलिजिबल हैं। तो वो लोग जो है जाके अपना अपना सब्जेक्ट बीएड वाले देख सकते हैं। टीजीटी पीजीटी जैसे अपने उत्तर प्रदेश में होता है वैसे ही वहाँ भी होता है, ठीक है। तो वो फर्स्ट ग्रेड टीचर कहते हैं और सेकंड ग्रेड टीचर जो आपके प्राइमरी वाले होते हैं उनको सेकंड ग्रेड टीचर कहा जाता है। तो इन वैकेंसियां हैं, आप देख लीजिए, आपके लायक हो, आपको लगता है कि फॉर्म डालना चाहिए, आपको जॉब चाहिए या आपको प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। तो रीट के भी कुछ चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे आप लोगों से, ठीक है। राजस्थान एग्जामिनेशन ऑफ जो है एजुकेशन एग्जामिनेशन कुछ ऐसे है इन लोगों का, ठीक है। रिक्रूटमेंट करके कुछ भी है, जो भी है आप देख लीजिएगा उसको। तो राजस्थान की वैकेंसी है, कुल मिलाकर सरकारी रिजल्ट पे आप लोगों को मिल जाएगा ये सारी चीज़ें देखने के लिए। और अभी तक हम आप लोगों से जो चर्चाएं कर रहे थे, चर्चाएं किस चीज़ की कर रहे थे, हम लोग कर रहे थे शिक्षण के नवीन उपागम। उपागम का मतलब अप्रोच होता है, अप्रोच का मतलब जो सीखने का जो तरीका है उसको कैसे सिखाया जाए, बस ये चीज़ होती है। बहुत साधारण सी आसान भाषा में जिसको कहेंगे वो आप इतना जान लीजिए, और यही है बस, आपको क्या क्या करना है वो चीज़ें हम आपको बताते चलेंगे, ठीक है। यहाँ तक बातें मुझे लगता है क्लियर हो गई होंगी और सही बात आप लोगों को बता रहे हैं। जितना कुछ भी हम पढ़ा रहे हैं, मतलब समझ लो कि एक प्रकार से मैं आप ये कह सकते हो कि मैं आत्मविश्वास से भरा हुआ हूँ, और कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि अति आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस जिसको कहते हैं, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस जैसा कोई चीज़ नहीं है मेरे अंदर, ठीक। मैंने लगातार एग्जाम दिए हैं, लगातार मैं परीक्षा देख रहा हूँ, तो इसलिए अति आत्मविश्वास जैसी कोई चीज़ नहीं है। आत्मविश्वास है क्योंकि मैंने देखा है जहाँ जहाँ से चीज़ें आती हैं, चाहे वो सीटेट हो चाहे यूपी टेट हो, सब चीज़ों का मैंने एक एनालिसिस किया है, एक विश्लेषण किया है। उसी विश्लेषण के दौरान मैंने ये चीज़ पाया है कि जो चीज़ें ये मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, अभी इसके आगे मैं सूक्ष्म शिक्षण की भी बात करूँगा, माइक्रो टीचिंग जो होती है वो आपको सिर्फ और सिर्फ क्लास में मिलेगी। और जो प्राइवेट बीएड और बीटीसी कॉलेज में बच्चे हमारे जा रहे हैं, ठीक है, वो वहाँ पर जो अपनी डिग्री करने जा रहे हैं, अपना कोर्स करने जा रहे हैं, वहाँ पर तो शायद जो है पूरी क्लासेस भी नहीं होती हैं, और उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। जहाँ पे होती हैं, मैं बहुत सारे हमारे शिक्षक साथी भी देख रहे होंगे जो बीएड बीटीसी कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, तो आप, मैं किसी को नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ पर आपके यहाँ नहीं होती हैं, उनके यहाँ नहीं होती। जहाँ पर नहीं होती हैं, बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पर लोग जाते हैं, सिर्फ एडमिशन करा लेते हैं और क्लासेस नहीं कर पाते हैं, तो वो महरूम रह जाते हैं, वो वहाँ से वंचित रह जाते हैं। अगर वंचित रह गए हैं, ठीक है, तो आप मेरा वीडियो देखिए, आप 100% मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत कुछ यहाँ से आपको मिलने वाला, बहुत कुछ हासिल करेंगे आप लोग, ठीक है। बाल विकास के बारे में तो बहुत कुछ हासिल मिलेगा आपको यहाँ से। और दूसरी चीज़ ये है कि हिंदी की एक सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी और अभी ड्रॉप चल रही है, लेकिन उसको भी हम फिर से रिकंटिन्यू करेंगे और चीज़ें आपको देंगे, ठीक है। और हिंदी एक ऐसी चीज़ है जो लेखपाल में भी आने वाली है, आने वाले जितने भी आगे एग्जाम्स हैं आपकी उसमें भी आने वाली है। शायद मुझे लग रहा है कोई अनुदेशक का एग्जाम हो रहा है, उसका ITI का, शायद उसमें, मैं कंफर्म नहीं हूँ पूरी तरीके से। और दूसरी चीज़ ये है कि राजस्थान, MP और आपके उत्तराखंड, अगल बगल के जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ पर हिंदी आती है। तो मैं हिंदी का जो वो लेके चल रहा हूँ, जो सिलेबस है वो पूरा लेके चल रहा हूँ, कहीं पर कुछ अलग नहीं है। आप ये मत सोचिए कि उत्तर प्रदेश में कुछ अलग आ रहा है, या फिर जो है राजस्थान में कुछ अलग आएगा, या मध्य प्रदेश में कुछ अलग आएगा, या उत्तराखंड में कुछ अलग आएगा। अलग कहीं पर कुछ नहीं है, ठीक है। वही सिलेबस है, वही चीज़ें हैं, बस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, एक आध टॉपिक कम कर सकते हैं, एक और टॉपिक ज़्यादा कर सकते हैं। तो आप इस चीज़ से निश्चिंत रहिए, जो भी आपको मिलेगा बिल्कुल सटीक मिलेगा। किसी भी तरीके से ऐसी चीज़ नहीं दूंगा मैं आपको जो आपके एग्ज़ाम के, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से आपको नुकसानदेह हो, ठीक है। जो चीज़ें दूंगा वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगी, और आपका जितना भी पाठ्यक्रम है, जितना भी सिलेबस है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको चीज़ें दूंगा, प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो अब अपनी जो है कक्षा को आगे बढ़ाते हुए, अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम वापस आते हैं। हम आप लोगों को क्रिया गतिविधि शिक्षण के बारे में बता रहे थे, उसके जो है उद्देश्य बता दिए थे। महत्व ये है कि शारीरिक क्षमता का विकास होता है। क्रिया गतिविधि का मतलब वही खेल खेल के सीखना, कूदना, उछलना, ये सारी चीज़ें होती हैं। और 3 चीज़ें हमने बताई थी, क्रिया गतिविधि शारीरिक होती है, मानसिक होती है, शारीरिक और मानसिक दोनों होती हैं। तो शारीरिक क्षमता का विकास होगा,
पहली चीज। दूसरी चीज है आगे पीछे ऊपर नीचे का ज्ञान हो जाएगा, बच्चे को पता चलेगा। बच्चे से कहा जाए आगे बढ़ो तो यानी चेहरे की दृष्टि की तरफ जाएंगे तो आगे बढ़ेंगे अपनी दृष्टि की ओर, और पीछे की ओर जाएंगे तो इसका मतलब पीछे जा रहे हो। तो आगे पीछे ऊपर नीचे का ज्ञान हो जाएगा, दिशाओं का ज्ञान हो जाएगा। उनको बताया जाएगा पूरब दिशा की ओर जाओ तो वो पूरब दिशा की ओर चलेंगे, उनको बताया जाएगा पश्चिम दिशा की ओर जाओ तो पश्चिम दिशा की ओर चलेंगे। ठीक है, दाएं बाएं का ज्ञान हो जाएगा, दायां कौन सा होता है और बायां कौन सा होता है, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, इसके बाद गिनती के बढ़ते और घटते क्रम, गिनती के बढ़ते और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ तक, और उसके बाद 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, यानी घटते और बढ़ते दोनों क्रम का ज्ञान हो जाएगा। किससे? क्रिया, गतिविधि, शिक्षण और ये उपागम। ठीक है, उड़ने तथा न उड़ने वाले पक्षियों के बारे में ज्ञान हो जाएगा। अब बहुत सारे सोच रहे होंगे गुरुजी कह रहे हैं उड़ने वाले पक्षी तो होते हैं, ना उड़ने वाले कौन से पक्षी होते हैं? तो भाई साहब आप थोड़ा सा जो है सर्च करिएगा और वो रिसर्च करिएगा, सर्च भी करिएगा और रिसर्च भी करिएगा, आपको बहुत सारे ऐसे पक्षी मिल जाएंगे जो उड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, फिर सबसे लास्ट में आपको दे रखा है कि पशु और पक्षियों के नाम। ठीक है, लास्ट में नहीं, अभी 3 इधर और भी हैं। पशु और पक्षियों के नाम भी आप लोगों को जो है जानकारी हासिल हो जाएगी कि पशु के नाम कौन से हैं, पक्षी कौन से होते हैं। यानी जानवर में आपको पता चल जाएगा पशुओं में क्या होते हैं, गाय होती है, भैंस होती है। ठीक है, ये पशुओं की श्रेणी में आते हैं। कौवा आपका और तोता ये पक्षियों की श्रेणी में आते हैं, और तमाम सारे पक्षी हैं। ठीक है, और तमाम सारे पशु हैं, उनके कौन कौन से किस श्रेणी में आते हैं इनका ज्ञान हो जाएगा आसानी से। नहीं, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको इन चीज़ों का ज्ञान नहीं होता, तो वो पशु को पक्षी बता देते हैं, पक्षी को पशु बता देते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो पशु की श्रेणी में आती हैं उनको कुछ और बता देते हैं। ठीक है, जोड़ घटाने का ज्ञान हो जाएगा, यानी जोड़ घटाना उनको जो है गतिविधि क्रिया से हो जाएगा। गतिविधि क्रिया से अब देखो बॉल, यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जाएगा आपका बॉल वाला। ठीक है, बॉल और कंकड़, आपने उसको 10 बॉल दी, 10 से कहा गया 5 इधर करो 5 इधर करो। ठीक है, अब उससे कहा गया कि अब तुम्हारे पास कितनी बची हैं, तुमने इतनी बॉल इतने जो है इनको राम को दे दी। श्याम से कहा गया कि 10 में से 3 बॉल राम को दे दो, तो आपके पास कितनी बची? तो वो बताएगा 7 बची। तो क्या उसे बताया जाएगा कि 7 से 3 घटाने पर कितना 10 से 3 घटाने पर कितना बचता है, तो बताएगा 7। तो ऐसे जोड़ घटाने का ज्ञान हो जाएगा। सक्रियता का, एक्टिविटीज़ जो होती हैं उनमें जो है एक्टिविटीज़ का डेवलपमेंट हो जाएगा, वो सारी एक्टिविटीज़ में जो है भाग लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पशु पक्षी संबंधी भेद भी उनको पता चलेगा। यहाँ नामों की जानकारी की बात हो रही, तो यहाँ पर भेद कि पशु कौन से होते हैं और पक्षी कौन से होते हैं, ये क्रिया गतिविधि के अंतर्गत सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, देखो हो सकता है आप लोगों को ऐसा लग रहा हो कि मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, पॉइंट्स आप लोगों की दृष्टि में कम हो। ठीक है, या इसको मैंने जो है एलोबरेट करके नहीं लिखा है, लेकिन लिखा नहीं है, मैं उन सब चीज़ों को आपको बता रहा हूँ, अपने मुख से आप लोगों को बता रहा हूँ। तो इसीलिए मैं आप लोगों से यही करबद्ध निवेदन करता हूँ कि आप लोग लेक्चर पूरा जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत छोटे छोटे वीडियो होते हैं, मैं बहुत 2-2 घंटे 2.5 घंटे के वीडियो बनाने का प्रयास नहीं करता। ठीक है, मैं बनाने को बन सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बन सकते हैं। ठीक है, लेकिन प्रयास इसलिए नहीं करता हूँ, मुझे पता है कि 10 से 15 मिनट का वीडियो आप लोगों के लिए कितना ज़्यादा फ्रूटफुल यानी महत्वपूर्ण हो सकता है, इसलिए मैं उतना ही वीडियो बनाता हूँ कि उसकी लंबाई आपके लिए इतनी रहे कि आप बोर भी ना हो और उसे देख लें, सुन लें, आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक, अब इसके बाद में आते हैं रुचिपूर्ण या आनंददायी शिक्षण। रुचिपूर्ण का मतलब जहाँ पे रुचियाँ हो। ठीक है, इंटरेस्ट हो रहा है आपको किसी चीज़ में, अगर जो इंटरेस्ट नहीं है तो आप उस चीज़ को नहीं करेंगे, ये तैसी बात होती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, यदि आपके पिता ने कहा कि आपको डीएलएड करना है लेकिन आपका इंटरेस्ट था कि एमबीए करने में, तो कहा नहीं एमबीए करेंगे जाके। ठीक है, आपको इंटरेस्ट डीएलएड में नहीं था या आपको इंटरेस्ट एमबीए में नहीं था, आपको डीएलएड में इंटरेस्ट था, पिताजी आपके कह रहे थे नहीं एमबीए करो जाके, या माताजी आपकी कुछ और कह रही थी, तो वही सारी चीज़ें, यानी इंटरेस्ट यानी रुचि नहीं है आपको किसी में, यानी आनंद भी आपको आना चाहिए वहाँ पे। जो काम आप कर रहे हैं अगर उसमें आनंद नहीं आ रहा तो आप वो काम छोड़ देंगे। ठीक है, तो बस वही शिक्षण है। देखो चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो हमारे सराउंड, हमारे चारों ओर घूमती हैं, और वही चीज़ें क्या है कहाँ पर आ जाती हैं? शिक्षण में आ जाती हैं, शिक्षण उपागम में आ जाती हैं, नवीन उपागम में आ जाती हैं। ये कुछ अलग से कहीं से कुछ भी लेके नहीं आते हैं, कोई भी चीज़ कहीं अलग से नहीं आती है कि उसका एक नया निजात किया गया हो, नया कुछ भी नहीं होता है। सारी चीज़ें हमारे आपके सराउंड में जो है घूमा करती हैं, वही चीज़ें हैं उठा के यहाँ पे जो है पुट आउट कर दी गई हैं, रख दी गई हैं, और उन्हीं को हम लोग एक भाषा और परिभाषा के तौर पर सीखते हैं। जब भाषा और परिभाषा के तौर पर सीखते हैं तो वो हमारे लिए क्या हो जाती हैं? सिलेबस हो जाती हैं, एक पाठ्यक्रम हो जाती है, एक विषय हो जाता है। बस वही चीज़ें हैं। ठीक है, शिक्षण एक ऐसी विधा है जो बालक की अभिरुचियों का ध्यान में रखते हुए उसके सर्वांगीण विकास हेतु विकसित की गई है। शिक्षण एक ऐसी, देखो
कौन से शिक्षण? रुचिपूर्ण शिक्षण। रुचिपूर्ण या आनंददायी शिक्षण एक ऐसी विधा है जो बालक की अभिरुचि, अभिरुचि का मतलब उसका इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, ध्यान में रखते हुए उसके सर्वांगीण विकास में, सर्वांगीण मतलब सराउंड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, विकास के की गई है। प्रत्येक बालक की रुचियां एक न होकर अलग अलग होती हैं, ये बात सत्य है। ठीक है, किसी को चाय पसंद है तो किसी को कॉफ़ी पसंद है, किसी को समोसा पसंद है तो किसी को ब्रेड पकौड़ा पसंद है। ठीक है, ऐसी चीज़ें होती हैं। आप ये कहेंगे खाने पीने की बात सर कहाँ आपसे ले आते हैं, तो देखो यही रुचियां हैं, ये इन्हीं रुचियों के बारे में हम आपको बता रहे हैं। आपको हमारी क्लास में रुचि नहीं होगी तो आप कतई नहीं देखेंगे, हमें समझने का प्रयास नहीं करेंगे, हमें सुनने की कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है, बहुत सारे ऐसे नेतागण होते हैं जिनकी रैली में भीड़ नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि उन्हें सुनना लोग पसंद नहीं करते हैं। कभी कभी पहले सुनना पसंद करते हैं क्योंकि वो लच्छेदार बातें करते हैं, बाद में सुनना बंद कर देते हैं क्योंकि जानते हैं कि आदमी तो लपेट ही रहा है और कुछ नहीं करेगा। ठीक, तो ऐसी चीज़ों का मतलब जहाँ पे आपको रुचि आएगी, जिस चीज़ में आपको रुचि आएगी वही आप काम करेंगे, और सबकी रुचियाँ अलग अलग होती हैं। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर हैं? रुचिपूर्ण शिक्षण एक समयबद्ध का मतलब एक टाइम बाउंड होता है। ठीक है, टाइम बाउंड कार्यक्रम है तथा सुविचारित रणनीति है। सुविचारित मतलब सुंदर विचारों वाली, रणनीति का मतलब स्ट्रेटजी है। ठीक है, यह बालकों को शिक्षा देने हेतु आकर्षक एवं बाल केंद्रित प्रणाली है। देखो, बालकों को शिक्षा देने के लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बाल केंद्रित प्रणाली तो होनी ही चाहिए। चाइल्ड सेंट्रल्ड एजुकेशन हमारे यहाँ है और वो शुरुआत से रहा और अभी भी है। यानी बच्चे को कैसे सिखाना है, ठीक है, ये हमें डिसाइड नहीं करना, बच्चे को कैसे सीखना है ये डिसाइड करना है। ठीक है, बच्चा कैसे सीखना चाहता है ये इस पर डिपेंड करता है। यानी चाइल्ड सेंट्रल एजुकेशन यही होती है हमारी। और आकर्षक का मतलब अच्छा दिखना। अच्छा दिखने का मतलब क्या होता है? देखो, यदि विद्यालय अच्छा नहीं होगा तो बच्चे पढ़ना पसंद नहीं करेंगे। ठीक है, अब वो एक अलग चीज़ है कि बहुत सारे लोग होते हैं टीन शेड में या जो है ओवरब्रिज के नीचे अपनी क्लासेस शुरू कर लेते हैं और उनमें बच्चे तमाम सारे इकट्ठे हो जाते हैं। वो वंचित वर्ग के बालक होते हैं, उनके लिए उनको जो भी मिल जाए, जहाँ से भी मिल जाए वो वहाँ से सीखना पसंद करते हैं, जिसको शौक होता है इन सब चीज़ों का। लेकिन फिर भी आकर्षक दिखना चाहिए। छोटे बच्चे जो होते हैं उनकी बुक्स आकर्षक इसीलिए बनाई जाती हैं, अट्रैक्टिव होनी चाहिए, तो दिखे वो हाथी दिखाया जाता है उनको। ठीक है, एलिफेंट बना हुआ है, डॉगी बनाते हैं, और वो भी स्टाइलिश टाइप के डॉगी बनाते हैं। ठीक है, वो वैसे गंदे वाले नहीं बनाते हैं जो गली मोहल्ले में घुमा करते हैं, वो वाले डॉगी अगर जो बना दे तो बच्चा ऐसे ही भाग जाए। ठीक है, एलिफेंट भी बनाते हैं तो वो भारी भरकम नहीं दिखाते हैं उसको कि बहुत भारी भरकम है, उसको भी एक बिल्कुल टेडी बियर टाइप का, ठीक है, समझ लो टेडी बियर टाइप का बना देते हैं। तो वो सारी चीज़ें होती हैं जो उनको अट्रैक्ट करती हैं, आकर्षित करती हैं। ऐसे ही शिक्षण को रुचिपूर्ण या आनंददायी शिक्षण कहा जाता है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि बच्चों का नामांकन अधिक होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि बच्चे को अच्छा लगेगा, वो अट्रैक्ट होंगे, और जब अट्रैक्ट होंगे तो उनको देखने में अच्छा लगेगा, सीखने में अच्छा लगेगा, यानी ठहराव भी होगा, वो रुकेंगे भी। गुणात्मक शिक्षा की संप्राप्ति होती है। गुणात्मक शिक्षक मतलब जो भी शिक्षा उनको जो है धनात्मक सीखनी थी, यानी दो दूनी क्या बोलते हैं, 2 3 6 2 और 3 5 नहीं, 2 और 3 5 सीखनी थी, वही शिक्षा वो 2 3 6 यानी 2:3 के रेशियो में सीखेंगे। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं इसको। गुणात्मक का मतलब धनात्मक नहीं, धनात्मक क्या होता है? कम होता है, और गुणात्मक क्या होता है? गुणात्मक वृद्धि ज़्यादा होती है। ठीक है, विद्यालय का सौंदर्यीकरण आजकल चल भी रहा है। बहुत सारे विद्यालय हमारे प्राथमिक विद्यालय हैं जिनमें आप लोग भविष्य में जाने वाले हैं, और उनका सौंदर्यीकरण चल रहा है। उनको जो है उनका जो रंग रोगन है वो भी बहुत अट्रैक्टिव होता है। बाहर फूल लगे हुए हैं, गेट अच्छा सा बना हुआ है, अंदर टाइल्स लग रही हैं। ठीक है, सारे विद्यालयों में इंटरलॉकिंग लगी हुई है, खेलने की सामग्री तमाम सारी चीज़ें हैं, और सीखने के लिए भी वहाँ पर टीचिंग एड्स भी बहुत कुछ अवेलेबल हैं। और सबसे बड़ी चीज़ तो आजकल क्या है कि अध्यापकों को ये काम दे दिया गया है कि आप टीचिंग कॉर्नर बनाइए, आप जो है बच्चों के लिए चार्ट बनाइए, प्रिपेयर करिए टीचिंग एड्स को। जितने भी टीचिंग एड्स हैं जितने भी वो सारे प्रिपेयर करिए, यानी शिक्षण सामग्रियाँ जितनी भी वो एकत्र करिए, उनको खुद बनाइए। अब स्वयं बनाएंगे तो बच्चा सीखने के लिए प्रयास हो जाएगा। ठीक है, आनंददायी केंद्र का निर्माण करना है, यानी वहाँ पे इंटरेस्ट आना चाहिए, आनंद आना चाहिए, किसी भी तरीके का कोई बर्डन नहीं लगना चाहिए कि पापा आए
गेट में बंद करे और चले गए। ठीक है, ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। आज से 20-25 साल पहले ऐसी स्थिति होती थी, बच्चे रोया करते थे। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए क्या वो चाइल्ड सेंट्रल एजुकेशन जो है यहाँ पर लगाई जा रही है, यूज की जा रही है, प्रयोग में लाई जा रही है, उसके लिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। शिक्षक मित्र और सहयोगी होना चाहिए। शिक्षक को किसी भी प्रकार की, देखो पहले 2 चीज़ें बताई गई हैं। एक तो ये बताया गया है कि चाइल्ड सेंट्रल एजुकेशन होना चाहिए। ठीक है, चाइल्ड सेंट्रल एजुकेशन का मतलब अब बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये बताया गया है कि शिक्षा जो है वो दंडात्मक नहीं होनी चाहिए, यानी किसी भी तरीके का मारपीट या बच्चों से डर। हमारे ज़माने में तो होता था ऐसे, मास्टर को देख के हम लोग भग जाते थे। ठीक है, कि भैया ये तो बहुत पीटने पाटने वाले मास्टर हैं। और कुछ टीचर तो ऐसे थे, छड़ी साथ लेके चलते थे। ठीक है, वो उनका मतलब एक ये कह लो कि उनका जो है वो एक हथियार था। हथियार ये कह लो कि मतलब उनका एक शस्त्र था, और वो शस्त्र साथ लेके चलते थे कि देख के लोग डर जाते थे। फला मास्टर साहब आ रहे हैं, इधर से आ रहे हैं, तो लोग रास्ता छोड़ देते थे। अगर जो झुंड में बच्चे बैठे हुए हैं तो वो अलग तितर बितर हो जाते हैं। तो उनका नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। शिक्षा नीति आई तो शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति जब आई तो उस शिक्षा नीति के अंतर्गत कहा गया कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, बच्चों को सिखाना है, डराना नहीं है। तो इसलिए मित्र और सहयोगी की भूमिका शिक्षक की होनी चाहिए। समुदाय का सहयोग मिलता है। ठीक है, जो वंचित वर्ग के लोग हैं, ठीक है, वो पहले जो भी रहा हो, लेकिन उनका सहयोग मिलता है। उनका सहयोग इसलिए मिलता है कि उनको लगता है कि अब मास्टर साहब पीट नहीं कर रहे हैं, मास्टर साहब मार नहीं रहे हैं हमारे बच्चे को। ठीक है, देखिए हर बच्चा जो है लाड प्यार से पला बढ़ा होता है। तो इसलिए समुदाय का सहयोग पहले ये मिलता था कि नहीं मिलता था वो अलग बात है, लेकिन समुदाय का सहयोग किस लिए मिलने लगा है? क्योंकि अब चाइल्ड सेंट्रल एजुकेशन हो गया है। बच्चे के साथ जो है किसी भी तरीके का वायलेंस नहीं होता है, मारपीट नहीं होती है, किसी भी तरीके से उनको डराया धमकाया नहीं जाता है। ठीक है, न्यूनतम अधिगम स्तर की प्राप्ति, यानी कम से कम वो कुछ तो सीख के जाए, यानी अपना नाम लिखना ही सीख के जाए, जोड़ घटाना ही सीखे, लेकिन सीखे जरूर। न्यूनतम अधिगम स्तर होना ही चाहिए। ह्रास और अवरोध को रोकना, मतलब जो किसी भी तरीके की जो ह्रास हो रहा था कि बच्चों के आने में कमी हो रही थी, ठीक है, बच्चे नहीं आ रहे थे, किसी तरीके का अवरोध हो रहा था कि सीख नहीं पा रहे हैं, पैसा नहीं है, रुपया नहीं है, माता पिता आने नहीं दे रहे हैं, खाने की कमी है, मिड डे मील योजना है इसके लिए। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को रोकना जो है वो रुचिपूर्ण और आनंददायी शिक्षण के अंतर्गत ही आता है। यहाँ तक बातें क्लियर है। इसके बाद क्रियाकलाप। अब क्रियाकलाप क्या क्या होती है? जैसे गीत और कविता सुनाए। ठीक है, हमने आपको बताया था, पिछली क्लास में बताया था कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो गीत के माध्यम से आप सुना सकते हैं बच्चों को। अपने बच्चों को जो है ये भी बता सकते हैं कि कैसे कैसे किया जाना चाहिए। ठीक है, जैसे ताली दो भाई ताली, ताली दो भाई ताली, ऐसे ऐसे गाना करके, बाएं बाएं ताली दो, दाएं दाएं ताली दो, गाना गा के कविताओं के। और तमाम सारी कविताएं होती हैं। बचपन में हमारे समय में एक चलता था, जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, ठीक है, जिसने फूलों को महकाया, हम उस ईश्वर के गुण गाते हैं, हंसते गाते पढ़ने जाते हैं। ठीक है, एक और भी आप लोगों ने सुना होगा, आप लोगों के ज़माने में शायद रहा कि नहीं आया, राजू राधा दो बच्चे। ठीक है, ऐसे तमाम सारी चीज़ें होती थी। कहानी चित्रण, कहानी के माध्यम से शिक्षा देनी है, खेल के माध्यम से शिक्षा देनी है, अभिनय और नाटक भी कराए जाते हैं, मंचन कराया जाता है इन सब चीज़ों का। भ्रमण और निरीक्षण, बच्चों को घुमाने भी ले जाइए, आप उनको भ्रमण कराइए, पहेली कराइए, वार्तालाप कराइए, पर्यावरण में पाई जाने वाली वस्तुओं का उपयोग करना सिखाइए। ठीक है, ये क्रियाकलाप जो है आनंददायी शिक्षण के अंतर्गत होते हैं, और ये क्रियाकलाप बहुत आम है, ये सब लोग करते हैं। बस हमने आपको क्या बताया कि चीज़ें जो है हमारे आपके सबके सराउंड में होती हैं, बस उसको उठा के यहीं पे पुट आउट कर दिया गया है और कह दिया गया है कि यही क्या है, चाइल्ड एजुकेशन है, सॉरी चाइल्ड साइकोलॉजी है, बाल मनोविज्ञान है। ठीक है, यही आपके क्या है वो शिक्षण के नवीन उपागम है। कुछ भी नाम जो जैसे है वैसे नाम दे दिया गया उनको, तो चीज़ें यही हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बातें? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? रुचिपूर्ण आनंददायी शिक्षण, उसके उद्देश्य क्या है, उसके क्रियाकलाप क्या हैं, इन सब सारी चीज़ों के बारे में चर्चा कर ली हमने। क्रिया गतिविधि शिक्षण की पिछली क्लास में, पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी। इसके बाद सहभागी शिक्षण होता है, शिक्षक और शिक्षार्थी की सहभागिता शिक्षण में जितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, सहभागिता शिक्षण में जितना महत्वपूर्ण शिक्षक है उतना ही शिक्षार्थी है। सहभागी शिक्षण का मतलब ये है कि हम आपके बिना अधूरे हैं और आप हमारे बिना अधूरे हैं। ठीक है, आप अगर जो हमारी वीडियो नहीं देखेंगे, हमें नहीं देखेंगे, हमें नहीं सुनेंगे, तो हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, काम नहीं है, बेकार है हम। यानी हम एक दूसरे के क्या हैं, पूरक हैं। हम आपको सुना रहे हैं इसलिए, क्योंकि आप सुन रहे हैं इसलिए।
तो इसमें कहा गया है सहभागी शिक्षण में कि शिक्षक जितना महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण शिक्षार्थी भी है। ठीक है, यानी हम अगर जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, ठीक है, तो हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण आप भी हैं। ठीक है, और अगर जो बड़ी चीज़ में सीखा जाए, हम आपको देखेंगे, आप हमें देखेंगे, आप हमें सुनेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है, तभी हमारा चैनल ग्रो करेगा, हमारे और भी नए नए वीडियोज़ आएंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, और भी तमाम सारी चीज़ें, फिर हम सीटेट बेस्ड भी आपको लोगों को पढ़ाने का प्रयास करेंगे, उसके भी अलग से वीडियोस देंगे, उसके भी प्लेलिस्ट बनाएंगे, सब कुछ फ्री है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, यानी आप हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं और हम आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। यानी शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों की सहभागिता के बिना कुछ भी नहीं होने वाला। आप अगर जो हमें सहयोग नहीं करेंगे तो हमारा चैनल बंद हो जाएगा, कोई देखेगा ही नहीं, तो हमारे पास लाइक और सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेंगे। जब लाइक सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेंगे तो हमारा पढ़ाने का उद्देश्य कोई मतलब नहीं है। हम इतनी एनर्जी वेस्ट करें, इतना वो करें, कोई मतलब ही नहीं बचता। तो बस वही चीज़ यहाँ पे बताइए कि शिक्षण में जितना महत्वपूर्ण शिक्षक है उतना ही महत्वपूर्ण शिक्षार्थी, यानी जिसको आप सिखाने जा रहे हैं वो भी महत्वपूर्ण है। वो सीखना ही नहीं चाहेगा तो उसकी सहभागिता ही नहीं मिलेगी आपको, तो आप सिखाएंगे किसको? ठीक है, यदि वो सीखना चाह रहा है, आप सिखाना नहीं चाह रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं, फिर भी नहीं मतलब बनता है। यानी दोनों लोगों की, शिक्षक भी और शिक्षार्थी, दोनों लोगों की सहभागिता बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बारे में थोड़ी सी और चर्चा आगे वाली क्लास में हम लोग करेंगे, और देख लेते हैं थोड़ा सा 1 मिनट के लिए, ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, हाँ, क्रियाकलापों के बारे में जान लेंगे, उनका उद्देश्य क्या है, क्या उद्देश्य, किस उद्देश्य से सहभागी शिक्षण का होता है। 1-2 परिभाषाएं भी हैं, और वो इंडियन जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं, इंडियन जो भारतीय मनोवैज्ञानिक हैं उनकी हैं। उसके बाद में दक्षता आधारित शिक्षण की हम बात करेंगे। ठीक है, और हमने आपको बताया था कि उपचारात्मक शिक्षण बहुत महत्वपूर्ण, रिमेडियल टीचिंग बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा आगे पूछी जाने वाली है, बहुत काम आएगी आपके। ठीक है, उसको अभी यहाँ से आप पढ़ के जाएंगे, अभी यहाँ से आप सीख के जाएंगे, तो आफ्टर सिलेक्शन भी आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। ठीक, यहाँ तक बातें क्लियर है? मुझे लगता है कि अच्छा लग रहा होगा आपको, और थोड़ा सा और भी जोश के साथ है, अच्छा पढ़ाने का हम प्रयास कर रहे हैं आप लोगों को। और दूसरी चीज़ ये है कि आप हमारे और अपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, कमेंट भी करते रहिएगा, और अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।